नमस्कार। आज हम एमए फाइनल इतिहास ग्रुप सी का 7 पेपर देखेंगे और इसमें हमने यह देखा पूर्व में कि कंपनी काल में भारत के व्यापार की स्थिति क्या थी। तो इसमें हमने प्रारंभिक रूप से तो ये देखा कि 1757 तक भारत का व्यापार बढ़ा, लेकिन राजनीतिक सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आने के कारण भारत में शोषण की नीति शुरू हो गई। अब हम ये देखेंगे कि कंपनी काल में व्यापार की स्थिति भारत में कैसी रही। भारत और अंग्रेजों के बीच संबंध के इतिहास की जानकारी के लिए हमें 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अध्ययन करना होगा। इंग्लैंड में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यद्यपि इसकी स्थापना डचों की प्रतियोगिता से की गई थी, लेकिन जो गोल मिर्च के व्यापार में बढ़े चढ़े थे, लेकिन भारत के सूती वस्त्र व्यापार भी कंपनी निर्देशों के आदेश पर करने लगे। 1688 तक कंपनी भारत में शोरा, नील, गोल मिर्च व अन्य वस्तुओं को मंगवाने लगी। 1688 के बाद कंपनी की आयात सूची में विभिन्न प्रकार के सूती कपड़ों ने संपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। नील और गोल मिर्च एक कोने में ही रह गए। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के 10 वर्ष बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने का कानूनी अधिकार मिला और इस अधिकार से उत्तरोत्तर कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई, जिसके बल पर उसने भारत में राजनीतिक सत्ता कायम करने में सफलता प्राप्त की। इसी अधिकार के बल पर कंपनी ने भारत में आंतरिक व्यापार को तितर-बितर कर दिया, विदेशी व्यापार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुगल बादशाह फारुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को एक फरमान दिया, जिसके अंतर्गत उन्हें व्यापार के विशेषाधिकार भी प्राप्त हो गए, किंतु नवाब ने ये शर्त लगाई कि कंपनी की दस्तक आंतरिक व्यापार के लिए प्रयुक्त नहीं होंगे तथा उनके अंतर्गत वही चीज़ें आएगी जो समुद्र द्वारा देश के भीतर लाई गई है तथा अथवा देश के बाहर जाने वाली है। किंतु कंपनी ने तो फरमान को ताक में रख दिया और देश के सभी व्यापार के हस्तक्षेप करने लगी। शोषण और ह्रास का चक्का साथ साथ चलता रहा। आंतरिक व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में भारत के आंतरिक व्यापार में काफी ह्रास आया। शाही फरमान की पुनरावृत्ति से कंपनी के कर्मचारियों का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया और वे उसका दुरुपयोग कर देशी व्यापार में हस्तक्षेप करने लगे, जिसका प्रतिफल ये हुआ कि भारत के व्यापारी व्यापार घाटे में चलने लगे और दस्तकों के आधार पर अंग्रेज व्यापारी अपना निजी व्यापार करके जेबें भरने लगे और दस्तक को भारतीय व्यापारियों के हाथ बेचने लगे, जिससे वे चुंगी देने से बच गए। मुर्शिद कुली, अली वर्दी खां, सिराजुद्दीन, मीर कासिम, मीर जाफर तक के काल में व्यापार के पत्र का ऐसा ही दुरुपयोग कंपनी ने प्रचुर धन बटोरने में किया और व्यवधान डालने पर 1757 और 1764 में प्लासी और बक्सर की लड़ाइयाँ हुई। षड्यंत्र का सहारा लेकर अंग्रेज विजयी हुए। बंगाल के व्यापार का एकाधिकार कायम करने के लिए कंपनी के अनुसेवकों को सफलता मिली। कंपनी के अनुचर भारत के कारीगर और व्यापारियों पर भी अत्याचार करने में आगे रहे। 1757 से पूर्व भारत का व्यापार काफी बढ़ा चढ़ा, लेकिन इसके बाद न तो आर्थिक तत्वों ने जो पैदा होने लगे थे भारत को चौपट करना शुरू कर दिया। कंपनी के व्यापारी स्वतंत्र रूप से देश के अंदर व्यापार करने लगे। आंतरिक व्यापार के लिए उन्हें सारी सुविधाएं भी उपलब्ध होने लगी। इस प्रकार के उत्पाती और बुरे तरीकों को खोजकर उन्होंने भारतीय व्यापारियों को देसी व्यापार से हाथ खींच लेने के लिए बाध्य किया। भारतीय व्यापारियों की जगह कंपनी के व्यापारी अंग्रेज व्यापारी और कर्मचारीगण व्यापार के लिए सामग्रियों का निर्यात करने लगे। पहले भारतीय व्यापारी मालों का निर्यात कर विपुल मुनाफा अर्जन करने लगे। इस मुनाफे से अब से तब तक के लिए वंचित हो गए जब
कोई पुनः नया परिवर्तन नहीं हो जाता। सामग्रियों को कंपनी के कर्मचारी ही नीचे है बाजारों और गद्दियों तक पहुंचाने लगे ताकि भारतीय व्यापारी मार्ग में कोई गड़बड़ न कर सके। भारतीय व्यापारियों के व्यापार में को शून्य करने के अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों ने एक तरीका ये भी अपनाया कि उन्होंने भारत के प्रदेशों में बिना चुंगी और शुल्क दिए व्यापार करना शुरू कर दिया तथा राजकोष को विधि सम्मत राजस्व से वंचित करने लगे, क्योंकि वे यह प्राय अपने हस्ताक्षर से ही फरमान जारी कर दिया करते थे। कर दिया करते थे। ऐसा नियम सबके लिए होता तो लाभ का पलड़ा थोड़ा बहुत ही संतुलन में रहता, लेकिन ऐसा नहीं था। जहां कंपनी के व्यापारी निःशुल्क व्यापार करते थे, वहां भारतीय व्यापारी अपने ही देश में जगह जगह शुल्क और चुंगी देते थे। बंगाल पर एकाधिकार करते ही अंग्रेजों ने शुल्क में काफ़ी बढ़ोतरी कर दी। उन वस्तुओं पर भी शुल्क लगा दिया जो अब तक शुल्क मुक्त थी। नए टैरिफ और राहदारी अवरोध खड़े कर दिए गए। संक्षेप में संपूर्ण देश में परिवहन और सीमा शुल्क का वृहद यंत्र कायम हो गया। इन शुल्कों से कंपनी को दो लाभ हुए। उनके प्रतियोगी डच, फ्रेंच, भारतीय आदि देश के आंतरिक व्यापार में शून्य हो गए, जिसके कारण कंपनी के उस राजस्व में लाभ आशातीत वृद्धि हुई जिसका उपयोग अंशतः कंपनी के सैनिक व असैनिक व्यय की पूर्ति के लिए और अंशतः इंग्लैंड के निर्यात किया जाने लगा। भारतीय माल खरीदने के लिए अधिक पैसा देना पड़ता था। बंगाल आंतरिक व्यापार